दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं पल्लवन पार्ट 1। दरअसल इससे पहले हमने संक्षेपण को लेकर के वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारे विद्यार्थियों का सुझाव था कि पल्लवन को लेकर के भी सर आप वीडियो बनाइए, तो इसलिए हम पल्लवन की वीडियो बना रहे हैं। पल्लवन एक तरह से संक्षेपण का विपरीत है और ये भी आपको अकादमिक और प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ अन्य बिंदुओं को समझने में मदद करेगा। और जैसे कि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि भारत किसे कहते हैं या भारत की परिभाषा दीजिए, तो एक तरह से इस प्रश्न का उत्तर अब आपको लिखना है तो उसका पल्लवन करना होगा एक तरह से। क्यों? क्योंकि उस एक वाक्य को आपको 10, 20, 50, 30 वाक्यों में बदलना है और उसी विषय को केंद्र में रखते हुए बात करनी है। अब उसके लिए आपके पास अधिक से अधिक शब्दकोश हो, शब्दावली अच्छी हो, वाक्यों का प्रयोग करने का तरीका आपका बेहतर हो, आपको अभिधा लक्षणा के साथ साथ व्यंजना शब्द शक्ति के प्रयोग का तरीका आना चाहिए, आपके पास मुहावरे, कहावतों, सूक्तियों का भंडार हो, तो आप बेहतर तरीके से उस बात को पल्लवित कर सकते हो और सुंदर बना सकते हो। तो आइए हम इसको प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक आसानी से पहुंच सके। पल्लवन पार्ट 1, पल्लवन की परिभाषा। किसी सुगठित एवं सुगंफित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। यानी कि एक विचार को विस्तार देना है, वो पल्लवन है। अनुभूति अथवा चिंतन के क्षणों में जब विचार उठते हैं तब उनमें सूत्रात्मकता आ जाती है, एक संगठित रूप उनका होता है। सरसरी यानी कि सामान्य दृष्टि से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थबोध भले हो जाए, किंतु सम्यक अर्थबोध एवं अर्थ विस्तार के लिए गहराई से उतरना पड़ता है। उसको समझने के लिए निश्चित रूप से उसमें गहरे जाना पड़ता है। ज्यों ज्यों हम उस गंभीर घाव करने वाले नाविक के तीर जैसे वाक्य खंड, वाक्य या वाक्य समूह में डूबते हैं, त्यों त्यों हम उसका मर्म समझने लगते हैं, गागर में सागर का रहस्य समझने लगते हैं। संसार के जितने महान विचारक, चिंतक एवं लेखक हैं, उनके वाक्य चिंतन के शीलीभूत शब्द समूह होते हैं। बेकन, इमर्सन, कार्लाइल, पंडित रामचंद्र शुक्ल की उक्तियाँ सैक्रीन या होम्योपैथिक गोलियों की तरह रस भरी तथा उच्च क्षमता वाली होती हैं। जैसे कि दवा की जो गोलियां होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन अनेक तत्वों का, अनेक जड़ी बूटियों का अर्क उसमें मिला होता है और उन छोटी सी गोलियों के कारण हमारी जो व्याधि होती है, बीमारी होती है, वो दूर हो जाती है। तो वो एक तरह से एक छोटा रूप है, संक्षेपण है उन तमाम तरह के तत्वों के अर्क का, लेकिन जब वो अपना काम करती है तो विस्तार लेती है और पूरे शरीर की नस नस में, अंग में, ब्लड में पहुंचती है और हमें तंदुरुस्त करती है, हमें स्वस्थ करती है, हमारे रोग को निदान करती है, उसको दूर भगाती है। तो ये पल्लवन है वो एक तरह से, उसका विस्तार रूप फिर धीरे धीरे होता है। अतः पल्लवन और कुछ नहीं वरन बीज से वृक्ष, बिंदु से वृत्त, कली से फूल और लौ से आलोक परिधि बना देने की सहज प्रक्रिया है। देखिए, बीज एक उसका संक्षिप्त रूप है। जब उसके अंदर हम पानी डालेंगे, उसे मिट्टी में रोपेंगे, बोएंगे और हवा, पानी, खाद समय पर मिलता रहेगा, धीरे धीरे वृक्ष का रूप ले लेगा। तो वृक्ष बन गया, यानी कि पल्लवन। बीज है संक्षेपण। बिंदु से हम वृत्त बनाते हैं, कली से फूल बनता है और लौ से आलोक यानी कि प्रकाश, चमक, रोशनी, आभा फैलती है, परिधि बना देते हैं।
तो ये चारों तरफ जो चीज़ें विस्तारित होती ये पल्लवन है। छोटे से वाक्य या वाक्य खंड में जो विचार बंद पड़े हैं उन्हें खोल देना, उन्हें विस्तार देना, उनको फैला देना, प्रसृत या विस्तृत कर देना, छोटा सूत्रात्मक वाक्य फैलाकर एक लघु निबंध का रूप धारण कर लेता है, वह पल्लवन है। हिंदी में इसके लिए विस्तारण, वृद्धिकरण तथा अंग्रेजी में एम्प्लीफिकेशन शब्द चलते हैं। पल्लवन संक्षेपण का ठीक विलोम है, क्योंकि संक्षेपण में संकोचन आवश्यक है तो पल्लवन में विस्तार अपेक्षित है। कम से कम शब्दों अथवा एक वाक्य में कहे अथवा लिखे गए भावों और विचारों में इतनी स्पष्टता नहीं रहती कि हर तरह के लोग उन्हें आसानी से समझ सकें। एक सधे लेखक का बड़ा गुण यह है कि वह कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें लिखता है। अंग्रेजी में बेकन और हिंदी में पंडित रामचंद्र शुक्ल ऐसे ही गद्य लेखक थे। कविता में तो इस प्रकार के लेखक की गुंजाइश अधिक है। कविता में ज़्यादातर बात संक्षेपण में कही जाती है, सूत्रात्मक तरीके से भाव को एकत्रित करके कही जाती है, जबकि दूसरी जो विधाएं हैं, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, इनमें चीज़ें विस्तार पाती हैं। और इनमें भी आप क्रमबद्ध देखें तो कहानी, नाटक और उपन्यास, यानी कि उपन्यास में अधिक ज़्यादा पल्लवित होती हैं चीज़ें, नाटक में थोड़ी कम, कहानी में और कम, लघु कहानी में और कम। तो इस तरह से चीज़ें बढ़ती जाती हैं। किंतु जब गागर में सागर जैसी चेष्टा की जाती है तब उसमें साधारण लोगों के लिए अर्थ की स्पष्टता नहीं रह जाती। यानी कि एक छोटी स्थिति में, छोटी जगह पर, छोटे पात्र में बड़ी चीज़ का समावेश करना, वो गागर में सागर है। ऐसी स्थिति में विचार अथवा भाव के तार तार को अलग कर तारतम्य के साथ समझने के लिए कुशल व्याख्याता की आवश्यकता पड़ती है। पल्लवन को इतना सरल नहीं है, कोई भी कर देगा, लेकिन समझने के लिए जैसा मैंने पूर्व में बताया, आपके पास शब्दकोश, कहावतें, सूक्तियाँ, इन सब का भंडार यदि है आपके पास तो बेहतर तरीके से बहुत अच्छा पल्लवन आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हिंदी में ऐसी हजारों सूक्तियाँ और कहावतें प्रचलित हैं जिनके अर्थ ऊपर से तो स्पष्ट नहीं है, किंतु उनका अर्थ विस्तार करने पर उनके भाव पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं। लेखन की इस क्रिया को हिंदी में पल्लवन कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी शब्दावली में मिनिटर्स ऐसे और हिंदी में लघु निबंध कह सकते हैं। इसमें मूल वाक्य में आए विचार सूत्रों को सही सही अर्थ में पकड़ने की चेष्टा की जाती है। यहाँ यह देखा जाता है कि छात्र या व्याख्याता ने किसी गंभीर तथ्य को कितनी बारीकी से और गहराई में उतरकर समझा है और अपनी भाषा में वह उसे कितनी दूर तक सुस्पष्ट कर सका है। यानी कि ये भी एक बात है, जैसे कि आप जब पल्लवन कर रहे हैं तो आपको बहुत दूर की कोड़ी लाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात आपकी अपनी भाषा हो, आपके पास भाषा की कितनी सामर्थ्य है, कितनी ताकत है, कितना उसमें आपके पास शब्दावली है, शब्दकोश है, अनेकार्थ शब्द हैं, तत्सम तद्भव शब्द हैं, या आपके पास मुहावरे हैं, कहावतें हैं, सूक्तियाँ हैं, उन सब का प्रयोग आप अपने शब्दों में अपने विचार से कीजिएगा। कहीं से उठाना नहीं है, कहीं से दूसरे कॉपी नहीं करना है। पल्लवन व्याख्या और भावार्थ, क्या इसमें अंतर है, क्या विशिष्टता है, इनकी बात करते हैं। पल्लवन व्याख्या और भावार्थ के तात्विक अंतर को समझ लेना चाहिए। पल्लवन और व्याख्या दोनों में सन्निहित भाव अथवा विचार का विस्तार होता है, किंतु पल्लवन में जहाँ केवल निहित भाव का विस्तार होता है, वहाँ व्याख्या में प्रसंग निर्देश के साथ आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए भी स्थान सुरक्षित है। यह छूट पल्लवन में नहीं है। पल्लवन और भावार्थ दोनों में मूल भाव को स्पष्ट किया जाता है, किंतु भावार्थ में भाव विस्तार की एक सीमा होती है। पल्लवन के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं। यहाँ विभिन्न अनुच्छेदों में तब तक लिखा जाएगा जब तक मूल लेखक के समस्त मनोभाव पूरी तरह स्पष्ट न हो जाएं। भावार्थ में मूल भाव को अनुच्छेदों में लिखना आवश्यक नहीं। वहाँ तो मूल आवरण के केंद्रीय भाव को पकड़ने की चेष्टा की जाती है।
इसके विपरीत पल्लवन में मूल और गौण दोनों प्रकार के निहित भावों एवं विचारों को ग्रहण किया जाता है। यह संक्षेपण का ठीक उल्टा है। अब मुझे लगता है जहाँ तक आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि किस तरह से आप संक्षेपण के विपरीत चीज़ को, उल्टी चीज़ को, विलोम को पल्लवन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पल्लवन के कुछ सामान्य नियमों की जिनके आधार पर पल्लवन किया जा सकता है। पहला नियम है, पल्लवन के लिए कुछ अवतरण के वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावतों को ध्यानपूर्वक पढ़िए ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। दूसरी प्रमुख बात है कि मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा कीजिए। ये प्रमुख बात है। जैसे कि अक्सर कहते हैं टेक्स्ट के साथ में सब टेक्स्ट जुड़ा हुआ होता है। विशेष रूप से हम नाटकों में या जो परफॉर्मिंग कलाएं हैं उनमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं, लेखक एक बात को लिख देता है लेकिन उसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। तो वो जो अनेक बातें कहीं ना कहीं मूल के साथ में गौण में छिपी हुई हैं, उनको भी हमें पल्लवन करते समय उद्धृत करना है, उनको पहचानना है और स्पष्ट करना है, लिखना है। मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक कर सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ कीजिए ताकि कोई भी भाव अथवा विचार छूटने न पाए। एक ही विचार को आप अपने शब्दों के माध्यम से अनेक शब्दों में और कुछ वाक्यों में परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहाँ तहाँ ऊपर से कुछ उदाहरण और तथ्य भी दिए जा सकते हैं। यानी कि आप अलग से कुछ मुहावरे, कहावतों का प्रयोग करते हुए अन्य उदाहरण से भी उस बात को स्पष्ट कर सकते हो जो अर्थ या विचार आप उस मूल वाक्य में, मूल सूक्ति में पढ़ रहे हैं, उसको पल्लवित करते समय। भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। यानी कि भाषा में आप लालित्य ला सकते हो, अलंकारिकता ला सकते हो, लेकिन क्लिष्टता न लाएं। दूसरा, तारतम्य बना हुआ हो, ऐसा नहीं हो कि उसमें समझ में न आए, उसके लिए शब्दकोश की आवश्यकता पड़े या दूसरे किसी व्याख्याकार की आवश्यकता पड़े। और तीसरी बात, मौलिकता हो, आपकी अपनी बात हो। ऐसा नहीं हो कहीं से आपने वो उठा लिया हो, चुरा लिया हो, देख लिया हो या उसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया हो, ऐसा नहीं हो। आपका अपना विचार हो। जैसे कि कॉपी करके पेस्ट करने का मतलब यह है कि आप रट के ले जाते हैं कई बार चीज़ों को, आके समय बहुत बलवान है, सदा सत्य बोलना चाहिए। तो ये इस तरह से आप पल्लवन के टॉपिक पढ़ लेते हो, उनको रट लेते हो, तो वो हूबहू लिखोगे तो उसमें परीक्षक आपको नंबर तो देगा लेकिन उतने नंबर नहीं देगा जितने कि आपको वास्तव में मिलने चाहिए थे, क्योंकि वो भाषा जो आपकी नहीं है, वो समझ आपकी नहीं है, आपने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। बस कॉपी पेस्ट कई बार मशीन करती है और एक तरह से मानव भी मशीन है तो मानव कर देता है, वहाँ से उठा के वहाँ लिख दिया आपने। तो आपने क्या किया, सिर्फ इतना सा काम किया, इतना परिश्रम है आपका, वहाँ से उठा के वहाँ लिख दिया बस। तो इस परिश्रम का आपको नंबर मिलेगा बस, लेकिन आपने उसको समझा नहीं है, जाना नहीं है कि वास्तव में क्या है ये, किस लिए ये चीज़ें प्रयुक्त हो रही हैं, आपकी अपनी शब्दावली क्या है। क्योंकि आपको ये भी थोड़ा सा जानिएगा, जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी ये चीज़ें हैं, ये क्यों करवाई जा रही हैं। ये हर व्यक्ति की समझ बढ़े, उसका विकास हो, बौद्धिक रूप से चीज़ों को जाने वो, और उन चीज़ों को जानने के बाद अब जो आपकी परीक्षा ले रहा है, ऐसा नहीं है वो पल्लवन जानता नहीं है, लेकिन वो आपको जनवाना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि आप पल्लवन को जानिए, आप पल्लवन को सीखिए, समझिए, और फिर क्या कीजिए, उसको जानने के बाद उसके माध्यम से कोई नवीन चीज़ों को आप लेकर आइए, समाज, राष्ट्र, व्यक्ति, प्रकृति के लिए जो बेहतर हो सके। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं, उनको हमें सीखने की आवश्यकता है, कहीं से कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। अलंकृत भाषा लिखने की चेष्टा न करना ही श्रेयस्कर है। कहीं कहीं आप लिख सकते हो लेकिन उसमें अलंकार हो, उसे ऐसा क्लिष्ट न बनाए कि उसे दूसरे शब्दकोश या सहायक पुस्तकों की आवश्यकता पड़े समझने के लिए। पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
यानी कि मुख्य बातें हों, उसके अलावा इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। मुख्य बात से संदर्भित होनी चाहिए, जुड़ी हुई होनी चाहिए किसी न किसी रूप में वो बातें। पल्लवन में लेखक को मूल तथा गौण भाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसमें मूल लेखक के मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए। पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। पल्लवन व्यास शैली की होनी चाहिए, समास शैली की नहीं। अतः इसमें बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए, और जितना अभ्यास आप कर पाएंगे उतना बेहतर तरीके से, न कि पल्लवन बल्कि अन्य विषयों को भी आप बेहतर तरीके से स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे और कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, ये पल्लवन को लेकर के हमने उसकी भाषा, परिभाषा, अर्थ और उसके कुछ नेम बताए हैं। अगली वीडियो में हम पल्लवन के उदाहरणों सहित आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।